नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनाव सबके सामने आता जा रहा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक हैं, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग बाग अपनी कमर कसना प्रारंभ कर देते हैं, पर साथ साथ में जो जनता जनार्दन है वो भी अपना ये सोचने लगता है कि पिछली बार किसने हमारे साथ क्या क्या किया, किसने कितने काम करवाए, किस विधायक ने हमारे साथ खड़ा रहा। इसी प्रकार से जब चुनाव होता है, तमाम चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि सामने आते हैं, तो लोग बाग अपनी अपनी तैयारियां भी पहले से करते हैं। उनके बारे में जानते भी हैं कि पिछली बार हमारे साथ किस व्यक्ति ने किस प्रकार की मदद की। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाना चाह रहा हूं जो कि बासापुर से बहुजन समाजवादी पार्टी से पिछली बार वीर सिंह प्रधान या फिर ये कहा जाए बीरू सरपंच हमारे साथ में जुड़े। बीरू सरपंच जी, आपका नव समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है। जी सरपंच साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि आपने पिछली बार जब चुनाव हुआ, पिछली बार जब आप चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में आपने खास क्या ऐसा देखा, क्योंकि आपके बीच में 35,000 के लगभग लोग बाग आपकी रैली में पहुंचे और आपने कई मुद्दे उठाए, तो आपने ऐसी कहाँ कुछ कमियां छोड़ दी कि शायद जनता आपसे जुड़ नहीं पाई और वोट आपको अच्छा नहीं मिल पाया? ये देखो, कमियां तो कोई नहीं रही। उस टाइम 2014 के अंदर जब बसपा से जब हमने चुनाव की जब तैयारी की, उस टाइम एक मुद्दा था 100 वर्ग गज के प्लाटों का। जो 100 गज के वर्ग प्लाट जो देने की जो सरकार ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि 100 गज के प्लाट मिलने से वंचित रह गए थे। और वे जो नगर निगम के अंदर जो एरिया आ गया था, इस वजह से सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि भाई जो एरिया नगर निगम में आ गया हम उसको प्लाट नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमने एक आंदोलन किया था उस टाइम लोगों के अंदर। उसके अंदर काफी गांव-गांव जाके हमने लोगों से, जनता से समर्थन भी लिया था उस बात के लिए, और बातचीत करके ने एक मुद्दा बनाया था, एक आंदोलन बनाया था। और उस आंदोलन से काफी सारे लोग जुड़े भी थे। तो जब उनको ये दिखाई दिया, हाँ भाई, हमारी जब सरकार ने उस टाइम जो है बात मानने के लिए, जो कमिश्नर, निगम कमिश्नर थे उस टाइम प्रवीण कुमार जी, उन्होंने बोला था कि मैं सरकार से आपकी बात करके आपकी 100 गज के प्लॉटों का जो है समाधान कराऊंगा और मैं आपको प्लाट दिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो काम नहीं हो पाया। थोड़े दिन के बाद फिर चुनाव घोषित हो गया, आचार संहिता लग गई। तो लोगों का थोड़ा सा ये मन रहा कि भाई बसपा का इतना जनाधार नहीं है हरियाणा के अंदर, इस वजह से थोड़ी सी वोटों में कमी आ गई। नहीं तो उस टाइम जनता ने तो उस मुद्दे को सराखों में लिया था, मजबूती से लड़ने के लिए काम किया था। जी अच्छा, आपने एक उस समय एक मुद्दा ये भी उठाया कि जो लाल डोरे वाले जितने भी अंतर्गत लोग बाग आ रहे थे, जहां पर सरकार ने लाल डोरा लगा दिया, तो पहले तो जनता को समझा दूं कि लाल डोरा होता क्या है। और आज भी उस चीज से लोग बाग परेशान हैं। ऐसे ही लाल निशान जिस प्रकार से लग जाता है, और वहां पर लोग बाग सोचने लगते हैं कि यार मकान बना दिया अब टूट जाएगा। नहीं, वो लाल डोरे वाली बात नहीं थी उस टाइम। क्या था, सरकार ने निगम का दायरा बढ़ाने का काम शुरू किया था। जो पहले नगर निगम था उसको बढ़ाने के लिए कुछ गांव थे, उसमें बसगेड़ा भी था, ये बहुत सारे गांव लेने का काम शुरू किया था उस टाइम। तो हमने उसका विरोध किया था। हमने लोगों को इकट्ठा करके ना सरकार के सामने ये बात रखी थी। अब भाई जो उस टाइम हमने डीसी को जब ज्ञापन देने गए तो डीसी साहब ने बोला था भाई ये पंचायतों ने लिख के दिया है कि भाई ये गाँव जो है निगम के अंदर शामिल किए जाए। हमने कहा था जी ठीक है, पंचायतों ने लिख के दिया होगा, सरपंच ने लिख के दिया, अपने घर बैठ के ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन जब इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाती है। जब ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर अगर ये फैसला होता अगर भाई लोग इस नगर निगम पे जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम मानते हैं कि भाई हाँ लोगों की इसमें सहमति है। तो उसके बाद उस टाइम जो नगर निगम के अंदर जो आना था एरिया, उस टाइम सरकार ने रोक दिया था कि भाई लोगों की सहमति नहीं है, इसलिए इसका जो एरिया है जो नहीं बढ़ाएंगे जी। तो उस टाइम लाल डोरे की बात हुई थी। लाल डोरे क्या है, सरकार ने कहा कि भाई लाल डोरा जो है हम इसको खत्म करेंगे। खत्म करने का तो ये था कि भाई उसको एक रजिस्ट्री का अधिकार दे देंगे, क्योंकि जैसे एक ये पुश्तैनी जमीन होती है लाल डोरे के अंदर। लाल डोरे में एक ही नंबर होता है और ये होती है पुश्तैनी जमीन। तो पुश्तैनी जमीन की कोई भी आदमी रजिस्ट्री नहीं कराता। जैसे मेरे पिताजी थे, उनको उसके पिताजी से मिली, उनको उसके पिताजी से मिली, ये हमने मिलने के बाद फिर हमारे भाइयों बट गई। तो हमने किसी भी रजिस्ट्री नहीं करा रखी थी, मौके पे सबने कब्जा मिला हुआ है। और इसके ये मेरा मकान, ये मेरे भाई का मकान है, ये चाचा था वहां चला गया, तो उसका मालिकाना हक देने की सरकार ने कहा कि भाई हम इसका नगर निगम जो इसका लाल डोरा है
इसको जो है खत्म कर देंगे और इनको मालिकाना हक देके कि रजिस्ट्री दे देंगे कि आने वाले समय में कभी लोन की जरूरत पड़े इनको लोन मिल सके। वो तो ये प्रावधान सरकार ने किया है। अदरवाइज नहीं तो जो नगर निगम के क्षेत्र के अंदर आ गया, जो दायरे में आ गया, हर किसी ने टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहा है, कमर्शियल टैक्स भी दे रहा है, हाउस टैक्स भी दे रहा है, हर तरह के टैक्स उसके ऊपर लागू हो गए। जबकि हमारे पास पंचायत की जमीन थी बहुत सारी, पंचायत की जमीन नगर निगम ने टेक ओवर कर ली। जो कि पंचायत में जो जमीन आई थी वो हमारी पुश्तैनी जमीन थी पहले, जो हमारे बाप दादाओं से आई थी, वो गांव को मिली थी, और उस गांव के उससे पैसे से गांव का विकास होता था। आज हमने खुद टैक्स देकर विकास कराना पड़ेगा, जबकि हमारी पंचायत की जो जमीन थी, जो हमारी से पंचायत में गई थी, वो पॉकेट में चली गई। अच्छा, अब सरपंच साहब, आपने उसके बाद, चुनाव के बाद अभी देखा जाए तो आप कई समय से आप आम आदमी पार्टी में आपने रुचि दिखाई, आम आदमी पार्टी की नीति विचारधारा को समझा और आप उनसे जुड़ गए। तो आज आप पार्टी में जिस प्रकार से दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2024 में विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर लड़ेगी? जिस प्रकार से आपके बड़े आला कमान नेताओं का कहना है कि हम यहाँ फुल फ्लैश लड़ेंगे और जीतेंगे, हमारी सरकार होगी। देखो, आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण यह है, आम आदमी पार्टी एक गरीब की बात करती है, एक वंचित की बात करती है, एक दबे कुचले की बात करती है, उसके लिए उठाने का काम करती है। उसको कहती है भाई शिक्षा मुफ्त में देंगे, जबकि हर किसी को मिलनी चाहिए, वो पैसे वाले को मुफ्त में मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते पैसे वाले को पैसे मिले, उसको भी मुफ्त में मिले। इलाज जो है वो भी सबको मुफ्त में मिलना चाहिए, गरीब को भी, अमीर को भी, सबको बराबर इलाज मिलना चाहिए, उसमें कोई वो दौरा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जो है सरकार जो करती है ना, जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जो लोगों को सुविधा दे रही है, ये आम जनता के असलियत में मुद्दे की बात है, उसके हक की बात है, जो आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं जी ये तो फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ नहीं है। देखो, आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक ईमानदारी की है, और ईमानदारी की विचारधारा कैसे है? देखो, हर आदमी जब सुबह उठता है, उठने के बाद जब चाय भी पीता है, तो उस टाइम वो जीएसटी पे करता है। जब जीएसटी उसने पे कर दिया, तो उसने सरकार को एक टैक्स दे दिया। तो वो हर महीने मान के चलो 1,60,000 करोड़ है, 1,70,000 करोड़ है, कभी 2.25 करोड़ पहुंच जाता है। तो इस रेशो में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि वो तो एक उसके ऊपर टैक्स है, वही इतने परसेंटेज है, तो उस टैक्स के हिसाब से उसका दायरा बढ़ता चला जाता है जीएसटी। वो जीएसटी का जो पैसा है, हमारी सरकार जो दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है, वो एक ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार होने की वजह से वहाँ जो लोगों से जो टैक्स के रूप में जो पैसा लेते हैं, वो टैक्स के रूप में लिया हुआ पैसा उनको वापस करते हैं। लेकिन जो और जितनी भी सरकारें हैं, वे उस पैसे को लेकर खा जाते हैं। तो ये इसमें ईमानदारी है, ये जनता के भले के लिए काम है, इसीलिए हम कहते हैं। पर लेकिन जब सरपंच साहब, जब भी ईमानदारी की बात आती है, केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, परंतु जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, और जिस प्रकार से ईडी का जो रवैया है, जिस तरीके से ईडी वर्क कर रही है, अभी पहले सबसे पहले अरेस्ट किया सत्येंद्र जैन जी को उठाया, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को उठा लिया, अब उसके बाद में संजय जी को उठा लिया। तो कैसे देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का वर्क है? देखो, ये राजनीति से जुड़ा वर्क। हाँ। अब उनको पता है कि भाई केजरीवाल जी को, जो आम आदमी पार्टी को एक ठप्पा लग चुका है, भाई ये ईमानदार पार्टी है। हाँ। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको भ्रष्टाचार से जोड़ के लोग देखना शुरू कर दें, जबकि वो ईमानदार तो ईमानदार रहेगा, कितनी भी कोशिश कर ले आदमी। हाँ। अब 2 दिन पहले की बात है, जब कोर्ट ने जो उस पर टिप्पणी की है, अब भाई मनी लॉन्ड्रिंग का तो आपने केस बना दिया, मनी तो है नहीं। हाँ। वो पैसा कहाँ है? जब पैसा ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसी? वो कहते हैं कि भाई एक आपने सरकारी गवाह बना के उसका बयान लेके मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर बैठा दिया, तो ये तो राजनीतिक प्रेरित तो है। हाँ। वो तो उनको पता है कि भाई ये ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनके अंदर इस बात का पता है, बीजेपी को पता है कि ईमानदार लोग हैं, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको जनता के बीच में ये परसेप्शन तैयार कर दें कि भाई ये इतने दिन से अंदर है, न कुछ है। 12 तारीख को फिर सुनवाई है मनीष सिसोदिया को लेकर, लगता है जमानत इस बार मिल जाएगी उनको? देखो, वो तो कोर्ट का काम है जमानत देना। हमारा काम तो है कोशिश करना है, जो सरकार उसके कोर्ट के सामने जो अपनी बातें हैं, जो अपनी दलील है, जो हमारे जो वकील है, वे सारी चीज रखेंगे। अच्छा, अब भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात हुई है, तो हम अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। हम आज इंटरव्यू आपका द्वारका एक्सप्रेसवे कर रहे हैं, और जब आज जिक्र है, ये यहाँ ही नहीं, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया कि ये इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, जबकि इसमें नितिन गडकरी ने सफाई दी है
कि जब वो उसको बनाया गया तब उसके इतने क्राइटेरिया नहीं थे। अब इसमें बहुत सारे काम ऐसे एडिशनल हो गए जिसके कारण इसका अमाउंट जो पहले निर्धारित किया गया था पैसा, उससे ज़्यादा राशि हो गई। आप कैसे देखते हैं? देखो, नितिन गडकरी ने कहा है कि भाई एक लेन जो है ये आप होगी, इससे ज्यादा तो नहीं है, 10 फुट ज्यादा नहीं होती। अगर इसको 1 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे इस पट्टी को, तो कहता है कि 18 करोड़ का खर्चा था, जबकि ऐसा नहीं होता। जब एक आपने रोड बनानी है तो रोड एक पट्टी से थोड़ी बनती है। रोड तो जितनी बनेगी, 4 लाइन बने, 5 लाइन बने, 6 लाइन बने, जितनी भी लाइन बनेगी वे सारी की सारी इंक्लूड होंगी, सारी की सारी गिनी जाएंगी और उसी का एस्टीमेट बनेगा। ये तो होता नहीं है कि भाई आपने 1 किलोमीटर रोड एक पट्टी बना दी और आपने 1 किलोमीटर रोड बना दिया, ऐसी थोड़ी होता है। तो इसके अंदर तो जब जिस टाइम सरकार ने कहा, उस टाइम तो जब एस्टीमेट बना तो 18 करोड़ रुपए का था। 1 किलोमीटर रोड जो बनेगी 18 करोड़, और अब ये 250 करोड़ में बढ़ा दी। अब उनका तो 76,000 किलोमीटर जो रोड बननी है जो भारतमाला के तहत है, तो उनकी गिनती किस हिसाब की है? उनकी तो एक 12 फुट की लेन है, इसको आपने 6 लेन का बना दिया तो 6 किलोमीटर होगी एक लेन। एक लेन बढ़ा दी 1 किलोमीटर, 6 लेन होगी तो 6 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, रोड तो 1 किलोमीटर बनी, तो 76,000 किलोमीटर कैसे बन सकती है वो रोड? इसमें मेरा कई बार हम जब बैठते ना, एक जिक्र होता है, हमारी पुरानी कहावत सी है, अब भाई 20 बाराती थे, उनने जाना था 20 किलोमीटर, तो वो कहने लगे यार शाम के टाइम चल पड़ेंगे, 1 किलोमीटर हिस्से में आएगी, ठीक है। क्योंकि 20 किलोमीटर तो 20 बाराती, अब 1 किलोमीटर हिस्से में आएगी। शाम ने जब चाले तो से आगे सारी सीम के ऊपर पड़े, क्योंकि 1 किलोमीटर थोड़ी आते, सबके हिस्से में तो 20 किलोमीटर आनी थी। तो इस तरह की जो प्रशासन तैयार सरकार जो कर रही है, अब जो एक रोड है ये 6 किलोमीटर की बनेगी, 6 लेन बनेगी, तो 6 किलोमीटर 6 क्यों बनी? 1 ही किलोमीटर तो बनी। मतलब आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है इसमें? तो महाभ्रष्टाचार है। अच्छा, इसमें बहुत मतलब जितने भी जो रोड बने हैं हर किसी में भ्रष्टाचार, इसमें कोई शक नहीं है। पर लेकिन नितिन गडकरी पे तो एक बड़ा अच्छा एक साफ सुथरे नेता और ईमानदार नेता की एक छवि उनके सामने है, और उनके अंतर्गत से सारे कार्य हो रहे हैं। देखो, जब सरकार बदलेगी ना, अब सीएजी की रिपोर्ट है सरकार ने बंद कर दी, नहीं आनी चाहिए, ये एक ही रिपोर्ट तो आई थी, इसी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। तो जितनी सरकार की तरफ से जो रिपोर्टें आती हैं, तो सारी रिपोर्ट तो बंद कर रखी है। अब भाई किस में कितना काम किया, किस में कितना बजट आया था, उसमें कितना खर्च होया, किस उसमें हेड में जाके खर्च होया, तो जब वो पैसा सामने आ ही नहीं रहा है, जब उसका कोई गिनती करने वाला है ही नहीं, उसकी कोई स्टडी ना हो रही है भाई ये चीजें आनी चाहिए, तो फिर उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, 2024 विधानसभा चुनाव भी आपके सामने है, लोकसभा के बाद विधानसभा हो सकता हो साथ में करा दे सरकार, तो क्या लगता है इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो हम पक्का लड़ेंगे अब की बार। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो इस बादशाहपुर के अंदर सारे मुद्दे हैं। अच्छा, ये हमारा विधायक है राकेश दौलताबाद के नाम से जो विधायक बना था, इसने सबसे पहले कहा था 1 कलम से जितनी अनऑथराइज कॉलोनियां सबको पास कर दूं। पहली मेरी कलम चलेगी, इन कॉलोनियों को अप्रूव करना शुरू करूंगा। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। सारे मुद्दे ऐसे कैसे हैं। उसमें बीजेपी भी रह लिया, उसमें निर्दलीय भी रह ली, उसमें कांग्रेस भी रह ली, तो सारी की सारी पार्टियों ने राज करके देख लिया और किसी को कोई भी सुविधा नहीं मिली। तो मुद्दे तो हैं। तो इसके अलावा जिस प्रकार से आप दिख रहे हैं कि आज अब तो सफाई कर्मचारी, एक बात सोचिए, बड़ी मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपसे, कि जो सुबह हमारे घर में जो गंदगी कचरा सब कुछ होता है, आज उन लोगों को भी धरना करने पड़ रहे हैं, और लोग बाग वो कभी किसी विधायक के पास, कभी गुड़गांव विधानसभा के विधायक के पास जा रहे हैं, कभी बादशाहपुर विधानसभा के पास जा रहे हैं, पर उनका निराकरण कुछ नहीं हो रहा है। वो 2014 से निरंतर अपनी मांग कर रहे हैं और उनको बीच बीच में लॉलीपॉप दे दी जाती है। देखो, सरकारों ने मन बना लिया, अब लोगों को पैसे देने ही नहीं है, सीधी सी बात ये है। अब एक बात बताओ, अगर आदमी सरकारी नौकरी लग जाए, एक चपरासी भी, तो उसको 40 से 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इनको ये 10,000 रुपये में काम कराने की कोशिश करते हैं, वो 10,000 में हो। जो नगर निगम कर्मचारी जो इसके ऊपर जो धरने में बैठे हैं, तो धरने में बैठने का तो सबसे बड़ा कारण उनका ये है
अगर उनको 16,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 16,500 में से कुछ कट पिट के उनको 13,000 मिलने शुरू हुए, और 13,500 जो मिले थे, अब एक अभिमन्यु का रिश्तेदार है जो बीजेपी से पहले मंत्री भी था, उसने इसका टेंडर ले लिया। अब वो कह रहा है कि मैं तो 8,000 रुपए में आपको नौकरी रखूंगा, रहना है तो रहो ना, तो सारे के सारे चले जाओ। जब एक चीज बताओ, 16,000 के 13 मिले थे, 13 के 8 मिलेंगे, जबकि महंगाई जो है 3 गुना बढ़ गई, तो वो इंसान अपना पेट कैसे पालेगा? जब वो अपना पेट ही नहीं पाल सकता तो रोड के ऊपर तो आएगा, आंदोलन तो करेगा, लड़ाई तो लड़ेगा। और आप ठेकेदारी प्रथा सरकारों ने ऐसी शुरू कर रखी है, आप नगर निगम के ऑफिस में चले जाओ, उसमें मेरे ख्याल से जो कमिश्नर को छोड़ दे, तो उसके बाद तो जेबी आउटसोर्स वर्क के ऊपर लगा रखे हैं, बहुत सारे उसमें कर्मचारी है, सारे उसके ऊपर हैं। आप बिजली दफ्तर में चले जाओगे तो उसके अंदर सारे के सारे लगा रखे हैं, सारी ठेकेदारी प्रथा में है। आप टीचरों में चले जाओ तो सारे गेस्ट टीचर लगा रखे, वे ठेकेदारी में आ गए। उसके बाद तहसील में चले, एक तहसीलदार तो सरकारी में लगा, और सारे के सारे ठेकेदारी के अंदर हैं। तो इस ठेकेदारी को इतना बढ़ावा इसलिए दिया सरकार ने, अगर वे परमानेंट भर्ती करें तो उसको उसने कई गुना उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, और उसकी तनख्वाह ज्यादा ना देनी पड़े इसलिए उसने ठेकेदारी के अंदर लिया है। जब एक चीज बताओ, महंगाई जब चरम सीमा पे चली गई, महंगाई के 3 गुना होती चली गई, तो उसकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, नहीं तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? सैलरी वही है और महंगाई बढ़ रही है, सैलरी कम हो रही है। जो वाल्मीकि ये के नाम से अपना जो अपने ये सफाई कर्मचारी जो धरना दे रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी धरना देने का सिर्फ बेचारों का यही कारण है, अब उनको पहले 16,000 सैलरी मिलती थी, वो 8,000 कर दी, तो धरना तो देंगे, जबकि वो बढ़नी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप दिख रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है ना, और आपने भ्रष्टाचार की तो आपने बात कर ली, वो है। तो अब आप शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कहती है कि जो शिक्षा का मॉडल है जो आम आदमी पार्टी ने दिया है, और शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, तो आप कैसे दिख रहा है कि इसको क्या और राजनीतिक पार्टियां या फिर सत्ता पक्ष के लोग, वो लोग नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? देखो, शिक्षा के बारे में तो आप आने वाला जो इस भारत का जो भविष्य है ना, जो सरकार ने मॉडल तैयार कर रखा है, वो बहुत ही खराब है। आप एक चीज बताओ, आप 12th क्लास तक पढ़ोगे, 12वीं तक पढ़ोगे, तो 12वीं तक पढ़ने में आपको कोई मेरे ख्याल से जॉब आगे नहीं मिलती। उसको ये मानते हैं, भले ये तो ये पहली क्लास है, अनपढ़ बरोबर मानते हैं, 12वीं क्लास पढ़े, मतलब उसकी जॉब की कोई वजह नहीं है। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर जाता है, कॉलेज के अंदर आप सरकारी कॉलेज के अंदर जाओगे तो उसकी कट ऑफ जो है 95 से ऊपर लगा देते हैं। जब 95 से ऊपर जो कट ऑफ लगेगी जिसकी, वो तो चला गया सरकारी में पढ़ने के लिए, उसकी तो फीस लगेगी कम, ठीक है। अब उसके बाद जो और लोग बच गए जो 95 से नीचे हैं या 90 से जो नीचे हैं, क्या वे सारे पढ़ने लायक नहीं थे, वे होशियार नहीं थे? सही बात है। तो उनको कहाँ पे मिलेगा? वो उसने प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और प्राइवेट के अंदर आप ये मानो एमआईटी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे तो 5 लाख रुपए फीस होगी कम से कम साल की। अशोका यूनिवर्सिटी जैसे में चले जाओगे तो 10 लाख रुपए फीस होगी। तो जिस माँ बाप के पास 8 लाख 10 लाख रुपए फीस भरने के लिए नहीं है, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको कहीं भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हमें सस्ते मजदूर चाहिए, इसलिए शिक्षा के स्तर को इतना नीचे गिरा दो, पैसे वाले के घर में पैसे शिक्षा रह जाएगी, गरीब आदमी को कोई इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। वो सोच रहे हैं भाई ये सारे मजदूर बनाने हैं। जैसे आज सफाई कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ, 16,000 में सफाई कर्मचारी जो नौकरी करते तो 8,000 में भी तैयार हैं करने वाले, और 8,000 वालों के पीछे भी मेरे ख्याल 4,000 रुपए में भी तैयार मिलेगी, क्योंकि सबने अपना परिवार। लेकिन वो भी टाइम पे मिले जब ना, वो भी 2-3 6 महीने टाइम पे ना मिलता हो तो ये आस करके बैठ जाता, चलो मेरी 6 महीने मिल जाएगी, 2 महीने मिल जाएगी, लेकिन जिसको मिलेगी ना वो क्या करेगा? मीडियम क्लास अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का काम करता है। अब मेरा बेटा चलो डॉक्टर बने, जिसके पास पैसे वो डॉक्टर बना होगा, और कोशिश करनी भी चाहिए। तो एक डॉक्टर बनाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। जब जो आदमी 2 करोड़ रुपए खर्च करके बच्चे को डॉक्टर बना होगा,
तो आप ये मान के सोच के चल रहे हो कि वो आपके लिए 10 करोड़ 2 करोड़ का तो सवाल ही नहीं नहीं, वो आपके लिए मतलब उसमें टेस्ट झूठे ना लिखेगा, आपके इलाज में गड़बड़ी ना करेगा, आपके झूठे ऑपरेशन ना करेगा, ये आप मान के चल रहे हो। हाँ सही बात है। ये सारे काम करेगा क्यों? उसकी मजबूरी क्योंकि है, मजबूरी से उसके पैसा खर्च पिताजी ने किया। पैसे खर्च किए उसके पीछे, और उसकी मजबूरी ये वो चाहता है कि भाई मुझे भी ये पैसे मिले, मैं आगे दूं। तो आज के दिन तो हॉस्पिटलों ने भी एक सिस्टम बना दिया सीधा। वो ये बोलता है कि भाई ठीक है, कितनी तनख्वाह लेगा? बोला 10 लाख। बोला ठीक है 10 लाख देंगे, पर 30 लाख कमा के देने पड़ेंगे। जो 30 लाख कमाएगा तो झूठे टेस्ट भी लिखेगा, सारे चीज लिखेगा, ठीक है, झूठे ऑपरेशन भी करेगा, झूठा एडमिट भी करेगा, तो सारे काम होंगे। ये सच्चाई है। अच्छा, गुड़गांव जिले की बात की जाए तो यहाँ पर धरना का एक बड़ा सिस्टम चल गया है। चाहे रेजिमेंट धरना हो, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लगातार वो 1.5 वर्ष से चल रहा है। आपके सामने, आपने कई बार वहाँ जाके पहुँचे। किसानों का धरने हो, किसानों के धरने निरंतर चल रहे हैं। सफाई का धरना आपके सामने चल रहा है। यहाँ पर आशा वर्कर की बात की जाए तो आशा वर्कर भी धरना दे रहा है निरंतर लगातार, परंतु उनकी मांगें भी पूरी नहीं की जा रही हैं इन 9-10 साल के अंदर। साथ में अगर सच्चा की बात की जाए तो शिक्षक बैठ चुके रोडों पे। आप बात करें कि स्टेनो लोग, वो भी बैठ चुके। मतलब अगर धरने की बात की जाती है तो गुड़गांव जिले के अंदर हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आज धरने पर बैठने को मजबूर है। क्या ये कारण क्या है? क्या ये राजनीति है या वास्तव में आज उन लोगों की समस्याएं हैं? देखो, हर आदमी धरने पे बैठने के लिए इसलिए तैयार है, इसलिए उसकी मजबूरी है, उसने बैठना पड़ रहा है। अब जो सरकार ने जो पॉलिसियां बनाई है ना, उन पॉलिसियों के अंदर जो गड़बड़ है, इस वजह से धरने की ओर बैठना पड़ रहा है। अब एक बात बताओ, ओपीएस पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो पेंशन, जो रामलीला मैदान में भी 1 लाखों आदमी इकट्ठा हुए थे, तो ओपीएस पेंशन जिसको मिल रही है, पुरानी पेंशन जिसको मिल रही है, वो तो बड़े आराम से जी रहा है। भाई रिटायर होने के बाद उसकी कम से कम एक सिक्योरिटी तो होगी। अगर बच्चे अगर मुझे खाना ना देंगे तो मुझे सरकार ने दे रखा है, या मैंने जो काम किया था उसमें मिल रहा है। लेकिन जो इंसान न्यू पेंशन में है, उसको पेंशन कितनी मिलेगी? 2000, 3000, 2500। जब 2500, 3000 जब पेंशन मिलेगी तो आदमी का कैसे भला हो सकता है? तो इसलिए सरकार ने जो पॉलिसियां जो बना रखी हैं, इस पॉलिसी की वजह से हर आदमी परेशान है। इसलिए वो धरने के ऊपर, आंदोलन के उस तरफ जा रहा है कि भाई सरकार हमारी सुने, इन पॉलिसियों में कुछ बदलाव करे, जिससे कि हमारे आने वाले परिवारों को भला हो, हमारे गाँव आगे बढ़े। जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल और एक महिलाओं को लेकर, खासकर महिलाओं को जिस प्रकार से राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होता है, मैं लगभग लोगों से पूछता हूँ ये सवाल कि पास होता है परंतु उसको लागू इस चुनाव के बाद किया जाएगा, जब लोकसभा चुनाव ये खत्म हो जाएगा। पर लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी की मांग की गई, राहुल गांधी ने मांग की, इंडिया अलायंस की तरफ से पूरी मांग है, उसमें आप भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी आती है, तो कैसे दिख रहे हैं? क्या जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू अभी क्यों नहीं किया गया और लंबे वक्त क्यों लिया जा रहा है उसके लिए? देखो, सरकार ने उसको लागू तो इसलिए किया है कि इस देश के अंदर 50% महिलाएं हैं। तो 50% महिलाओं की वोट अपनी तरफ लेने के लिए, चुनाव के अंदर प्रचार लाने के लिए, इसलिए उन्हें सामने लेकर आए, क्योंकि वो अपना विशेष संसद सत्र बुला लिया था। उस वजह से उसमें कुछ न कुछ तो पेश करना ही था। तो इस मुद्दे को लेकर पेश कर दिया। लेकिन होना तो वो अभी चाहिए ना। जब आज हम बिल लेकर आए हैं, भाई ये काम हम करेंगे, और स्पेशल उसका वो बुलाया था सत्र, तो उसमें जब पास कराया था तो ये कराना चाहिए कि भाई स्पेशल में बुलाकर अभी लागू करना है। नहीं तो विधान लोकसभा तो चलती रहती है, लोकसभा चलती रहेगी, आगे करा लेते। तो ये सरकार जो है चाह रही है कि भाई हम दुनिया के बीच में परसेप्शन इस बात का तैयार कर दें ताकि वो काम हमने करा और इसके ऊपर वोट मांग ले और लागू भी ना करें। जाति जनगणना यानी कि देना भी ना पड़े, ठीक है, और नाम भी मार हो जाए। जाति जनगणना को लेकर भी विषय बार बार उठ रहा है। बिहार में जाति जनगणना हो गई है और राहुल गांधी ने राजस्थान में भी बोल दिया है कि यहाँ भी जाति जनगणना बहुत जल्द हो जानी चाहिए। तो क्या आज जाति जनगणना पूरे देश के अंदर होती है तो उससे क्या लाभ होंगे? परंतु सरकार, जिस प्रकार के सरकार पक्ष के भाजपा के लोगों का कहना है कि जाति के नाम पर बांटने के लिए यह एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस की एक चाल है। देखो, जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, और ये तो राष्ट्रीय सतह पे होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी करानी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि देखो हम कोई भी स्कीम बनाएंगे, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे,
तो इस देश के अंदर किस तरह के लोग हैं, किस किस बिरादरी के लोग हैं, किन को बेनिफिट आज तक होया है, किसको नहीं हुआ है, कितने इस स्कीम के तहत जो आज तक सरकार ने योजना बनाई उससे कितने लोग ऊपर बढ़े हैं, कितने नहीं बढ़े हैं। जब तक आपको इन चीजों का पता ही नहीं होगा तो आप किस बात की पॉलिसी बना सकते हो, किस बात की योजना बना सकते हो। उसी हिसाब से योजनाएं बननी शुरू होंगी जिससे कि देश का भला होगा। ये जाति जनगणना मेरा मानना ये है पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए और सरकार ने जल्दी से जल्दी सभी करा के ने और इसका अमली जामा पहनाना चाहिए कि भाई इनको ये चीजें इस तरीके से मिलेंगी जिससे कि जो अंतिम व्यक्ति जिसको इसका बेनिफिट मिले और उसका विकास। 5 राज्यों के चुनाव आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम और आपका छत्तीसगढ़ और राजस्थान। कैसे देखते हैं यदि इसमें विधानसभा चुनावों में अगर इंडिया अलायंस जीत गया या फिर कांग्रेस जीती तो इसका इफेक्ट क्या लोकसभा चुनाव पे जाएगा? वो तो डेफिनेट है, सबको पता है। हाँ। वो तो देखो, और हार गए तो राजनीति के अंदर तो एक परसेप्शन तैयार हो। क्या लग रहा है अगर हार गए तो? हार गया तो उसका भी जाएगा, जीत गया उसका भी जाएगा। पर संभावना क्या है, आपको क्या दिख रहा है 5 राज्यों को चुनाव कैसे दिख रहा है, जनता का मन क्या है? हम तो गए नहीं। हाँ। लेकिन जो टीवी के माध्यम से जो वैसे लोगों की जो सुनते हैं उसके हिसाब से लगता है इन प्रदेश जितने 5 के 5 हैं इनके अंदर अब की बार जो इंडियन गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है वो जीतेगा। आप विधानसभा चुनाव इस बार लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ेंगे? जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ने के लिए थोड़ा ही। जी जी। आज हमारे साथ में वीर सरपंच जो कि वीरू सरपंच के नाम से जाने जाते हैं और जनता के बीच में कई उन्होंने ऐसे कार्य करवाए, अपने निजी कोष से भी कई जनता के काम करवाए। पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन हो, सड़क की बात हो, गली मोहल्ले की सफाई की बात हो, तमाम ऐसे कार्य उन्होंने करवाए। आज हमने इस वीडियो में इसका जिक्र नहीं किया, परंतु आने समय पे हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। विधानसभा की चुनाव वीरू सरपंच बादशाहपुर से अपनी तैयारियां प्रारंभ करेंगे और बहुत जल्दी लोगों के बीच गांव जाएंगे, लोगों के बीच में पिछली बार की तरह बात रखेंगे। परंतु पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा था, इस बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा कि चुनाव में उनका क्या रिजल्ट रहेगा। जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा है कि देश की स्थिति जो है वो आज चरम सीमा पर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, परंतु सरकार इस पर कितना फोकस कर रही है। उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी सरकार जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के अंदर कार्य कर रही है शिक्षा को लेकर, वो आज पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। उनका ऐसा भी मानना है कि सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को नज़दीक लाती है और उनको एकदम क्लीन चिट दे देती है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। और आज जिस प्रकार से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से न्यायालय का जो डिसीजन या न्यायालय ने जो प्रश्न लगाए हैं या ईडी से जो सवाल पूछे हैं कि आपने केस तो लगा दिए परंतु इसका पैसा कहाँ है, इसका जवाब अभी तक ईडी ने नहीं दिया है। 12 तारीख की उसमें फिर दोबारा से सुनवाई है मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर। देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय इस पर क्या डिसीजन लेगा, ऐसा वीरू सरपंच का कहना है। साथ में वीरू सरपंच का कहना है इस बार चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखना होगा 2024 में विधानसभा बादशाहपुर वीरू सरपंच के हाथ में होगी या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।